नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। कल वाले क्लास में हमने संविधान और संविधानवाद को पूरा डिटेल से बातचीत किया था। आज बारी है राज्य और राष्ट्र की। आज बारी है स्टेट और नेशन की। क्या अंतर होता है राज्य और राष्ट्र को लेकर के? कभी कभी यहाँ से मेंस के क्वेश्चन, इंटरव्यू के क्वेश्चन, यहाँ तक कि प्री के भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि राज्य के सबसे प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, है ना। और उसमें भूभाग भी रहता है, सरकार भी रहता है, जनसंख्या भी रहती है, संप्रभुता भी रहती है, तमाम सारी चीजें रहती हैं। तो एक प्रैक्टिकली ढंग से समझने का काम करेंगे। जैसे हमने संविधान और संविधानवाद को समझा था, वैसे हम राज्य और राष्ट्र की अवधारणा को समझेंगे। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं संविधान और संविधानवाद को लेकर के। हमने क्या बताया था? हमने आपको यह बताया था कि साहब, ये जो संविधान है ना, एक प्रकार का हमारा पवित्र और वैधानिक दस्तावेज है। क्या है? पवित्र और वैधानिक दस्तावेज है। ये वैधानिक दस्तावेज है, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो है देश की व्यवस्था को, देश की प्रशासनिक व्यवस्था को, देश की शासनिक व्यवस्था को संगठित करता है। जो सरकार के अंगों के मध्य कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके मध्य शक्तियों का विभाजन करता है और शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। जो व्यक्तिगत शासन के बजाय विधि के शासन को लागू करने का प्रयास करता है। जहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों से लेकर के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है। जहां पर राज्यों को यह निर्देश दिया जाता है कि सामाजिक आर्थिक विकास या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्य अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक निम्नलिखित बिंदुओं पर काम करें। ये क्या है? अपना प्यारा सा संविधान। बाकी हमने इसके उद्देश्य को बताया था। फिर हमने संविधानवाद जिक्र किया और संविधानवाद यही जिक्र किया कि भाई ये सैद्धांतिक पक्ष है, एक प्रकार की ये बुक है। जब इस बुक में लिखी हुई बातों को हम जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करते हैं, जब हमारी सरकारें उसको जमीनी स्तर पर संविधान के प्रावधानों को इंप्लीमेंट करती हैं, लागू करती हैं, तो उसको हम संविधानवाद कहते हैं। तो हमने उदाहरण भी दिया था। हमने यह भी बताया था कि कहीं कहीं आपको संविधान तो मिलेगा, संविधानवाद नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें, खैर, अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जा करके जरूर आप देखें, तब ये वाला क्लास आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका दूसरा वाला क्लास है। आज हम केवल बातचीत करेंगे राज्य और राष्ट्र को लेकर के। कल टाइम नहीं था, नहीं तो खत्म कल ही कर दिया होता। आज इसको हम खत्म करेंगे। कल से आपका जो एकदम सिस्टमैटिक सिलेबस है, भारत का संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम बैकग्राउंड बना करके और उसको पूरा डिटेल बातचीत करेंगे। चाहे अगर प्री के क्वेश्चंस हो तो प्री के क्वेश्चंस तो होंगे ही, मेंस के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं मैं उसको आपको दिखाता चलूंगा, ठीक है ना। तो आते हैं राज्य और राष्ट्र पर, हम लोग बातचीत करते हैं। पहले लिखते हैं राज्य क्या होता है, समझना जरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई राज्य क्या होता है, इसकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? स्टेट होती है। तो आप बार बार कहते हो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये राज्य हैं। बिल्कुल राज्य है, बिल्कुल राज्य है। लेकिन समझना आप जरा, हम जब राज्य की बात करते हैं तो हम राष्ट्र के स्तर की बात करते हैं, देश के स्तर की बात करते हैं। यह एक प्रकार की वैधानिक और भौगोलिक विचारधारा है। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, जब राष्ट्र और राज्य के बीच थोड़ा सा अंतर हम करेंगे। और संविधान में किस प्रकार राज्य को परिभाषित किया गया है। आपका जो संविधान का भाग 3 है, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, और संविधान का भाग 4 जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, दोनों जगह राज्य को परिभाषित किया गया है। खैर, संविधान की परिभाषा के अनुसार भी देखेंगे और एक जो है ओवरऑल परिभाषा भी देखेंगे, डिफरेंस भी अच्छे से हम समझने का काम करेंगे। तो ये जो राज्य है ना, राज्य कहता है कि भाई एक जो है भौगोलिक ठीक ठाक क्षेत्र होना चाहिए। राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये कहता है एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, और इस भौगोलिक क्षेत्र में वहां पर क्या होनी चाहिए? निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। ये भौगोलिक क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया? ठीक ठाक भौगोलिक क्षेत्र हो गया। अभी लिखवाते हैं भौगोलिक क्षेत्र। और फिर क्या कहता है राज्य? कि उस भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ठीक ठाक जनसंख्या होनी चाहिए, और इस भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या को रेगुलेट करने के लिए यहां एक क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। और सरकार को
इतनी पावर हो कि अपने आंतरिक मामलों और अपने बाह्य मामलों को करने के लिए वो स्वतंत्र हो। मतलब कि देश के भीतर क्या करना है सरकार करेगी, भारत के बाहर या देश के बाहर जो भी काम करना है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अमेरिका से संबंध स्थापित करना है या फिर जो है रूस से करना है या फिर दोनों से स्थापित करना है, किस ग्रुप को जो है फॉलो करना है, किस ग्रुप को फॉलो नहीं करना है, ये बाहरी हमारा जो है मैटर है। तो अपने आंतरिक मैटर और अपने बाह्य मैटर को करने के लिए जब उस भौगोलिक क्षेत्र में विद्यमान जनसंख्या को रेगुलेट करने के लिए, उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए वह सरकार अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों को करने के लिए स्वतंत्र होती है। मतलब कि वह सरकार क्या हो, संप्रभु हो। वह सरकार क्या हो, संप्रभु हो, उसमें संप्रभुता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। एक बार और समझना जरा, अगर मैं कहूं कि राज्य क्या है तो आप बताओगे कि सब ये एक प्रकार का भौगोलिक और वैधानिक विचारधारा है, एक प्रकार की भौगोलिक और वैधानिक। क्योंकि देखिए सरकार जहां बनेगी वहां पर जो है उस संविधान के अनुसार चलेगी, तो ये वैधानिकता, ये लीगल होता है ना। तो एक प्रकार का भौगोलिक और वैधानिक विचारधारा है जिसके अंतर्गत जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता अंतर्निहित होता है। और मजे की बात अब मैं आपको बताऊं कि इस राज्य के भीतर सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, संप्रभुता होती है। क्या होती है, संप्रभुता होती है। अब एक काम करते हैं, हम लोग अच्छे शब्दों में इसको लिखने का काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छे शब्दों में लिख लेते हैं और फिर जो है राष्ट्र पर आते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण भी हम देंगे। लिखना जरा, राज्य। तो एक हेडिंग आप डालें और लिखें जो है राज्य। राज्य, तो इसकी राज्य की परिभाषा क्या आप देंगे, ऐसे कहना आप जरा कि राज्य, राज्य एक प्रकार की वैधानिक वैधानिक वाह 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 भौगोलिक भौगोलिक विचारधारा है, विचारधारा है जिसके अंतर्गत अंतर्गत निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकारी प्रशासनिक ढांचा, सरकारी प्रशासनिक ढांचा और सरकार की संप्रभुता मौजूद हो या उपस्थित हो, या ऐसे लिखना जरा, मौजूद हो, उसे राज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। अब एक काम करना है, जरा इसको लिखना आप पहले। जब आप इसको लिख, देखिए क्या है कि हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो, आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। जिनको लगा है कि नहीं हम पढ़े हैं, रिवीजन करना है, एकदम फास्ट करके उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको तुरंत आप लिखें, तुरंत का तुरंत आप लिखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी स्पाइरल कॉपी आप जरूर से जरूर बना करके चलें। अगर स्पाइरल कॉपी आप नहीं बना रहे हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। मैं अपने 30 साल के इस अनुभव में ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका अपना नोट्स होना चाहिए, आपके अपने शब्द होने चाहिए, अपनी बुक होनी चाहिए, अपना कंटेंट होना चाहिए। मास्टर जो पढ़ा रहा है ये काम नहीं आएगा, आपका अपना नोट्स काम आएगा, एक कंटेंट काम आएंगे। लेकिन आप जो नोट्स बनाएंगे ना, वो बार बार आपको रिवीजन करने में, आपको एडिटिंग करने में, आपको जो है अपडेट करने में आसानी होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर से जरूर बनाएं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, यूपी स्पेशल हो, करंट अफेयर हो, आईआर हो, कुछ भी हो, सब कुछ का नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है ना। अब समझना जरा, खैर ये हमने राज्य की परिभाषा थोड़ा सा देखी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं
अगर मैं आपसे ये कहूं कि साहब आप जो राज्य की परिभाषा बता रहे हो उसमें आप ये बोलने का प्रयास कर रहे हो कि यह एक प्रकार की जो है क्या है, वैधानिक वैधानिक और भौगोलिक विचारधारा है। क्या है? भौगोलिक विचारधारा है। भौगोलिक विचारधारा विचारधारा और इस विचारधारा में आपको 2 3 4 फैक्टर दिखाई पड़ेगा इसके प्रमुख तत्वों के रूप में। कौन कौन से प्रमुख तत्वों के रूप में? एक तो आपको जो है निश्चित भूभाग दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा साहब? आप बताओगे कि निश्चित भूभाग दिखाई पड़ेगा। दूसरा क्या दिखाई पड़ेगी? आपको जनसंख्या दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ेगी भैया? जनसंख्या। तीसरा आपको सरकार दिखाई पड़ेगी, सरकार या प्रशासनिक ढांचा आपको दिखाई पड़ेगा। और चौथा है यहां पर आपको संप्रभुता दिखाई पड़ेगी। अब समझना जरा, इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व, सबसे जो है इंपॉर्टेंट तत्व क्या है? तो आपने बताना है सी साहब ए संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, ठीक है ना, संप्रभुता। तो ये 4 प्रमुख तत्व होते हैं राज्य के। अच्छा, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पर संप्रभुता विद्यमान नहीं होती है। अच्छा, औपनिवेशिक शासनकाल का नाम सुना है, अंग्रेजों के शासनकाल का नाम? तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में एक निश्चित तो भूभाग था ना, एक जनसंख्या निश्चित तो थी ना, सरकार तो थी ना, लेकिन यहां पर संप्रभुता, संप्रभुता क्या थी? भारतीयों के पास संप्रभुता, भारतीय सरकार के पास संप्रभुता नहीं थी, अंग्रेजी शासन वहां पर था। इसलिए हम एक अपूर्ण राज्य की अवधारणा वहां पर देख सकते हैं। खैर, यहां पर पूर्ण राज्य की अवधारणा अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूं कि भाई एग्जाम्पल साहब बताइए ना कि एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है राज्य का, तो जैसे अपना प्यारा सा भारत, ये भी एक प्रकार का क्या है? राज्य है। अपना प्यारा सा भारत एक प्रकार का क्या है? राज्य है। फिर उसके बाद अमेरिका, अमेरिका ये भी क्या है? राज्य है। जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं सब जो है राज्य की श्रेणी में आते हैं। चीन हुआ, सब कुछ जो है ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो ओवरऑल हमने बताने की आपको कोशिश की थी राज्य क्या होते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर समाहित होते हैं। अब एक काम करना जरा, थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, भारत के संविधान पर, और संविधान के अकॉर्डिंग राज्य की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर देखना जरा, राज्य और फिर लिखना राज्य और लिखना यहां पर संविधान के अनुसार, संविधान, संविधान के अनुसार। अच्छा, ये जो संविधान के अनुसार अगर मैं कहूं तो क्या कहीं संविधान में उल्लेखित है राज्य को परिभाषित किया गया है? बिल्कुल परिभाषित किया गया है। जब आप संविधान का अनुच्छेद पढ़ेंगे, संविधान का अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, अच्छा ये 12 आपको कहां मिलेगा? तो आपको 12 मूल अधिकार जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? मूल अधिकार में मिलेगा। जब आप अनुच्छेद 36 पढ़ते हैं तो आपको राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्वों में मिलेंगे। ठीक है ना? मतलब कि जिसको हम क्या कहते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ये आपको जो है संविधान का जो भाग 3 है यहां पर मिलेगा और ये जो आपका है संविधान का भाग 4 यहां पर मिलेगा। ठीक है? यहां पर कहा क्या गया है, दोनों की परिभाषा लगभग लगभग सेम कही गई है। जो परिभाषा आपको अनुच्छेद 12 में मिलेगी वही परिभाषा राज्य की अनुच्छेद 36 में भी आपको दिखाई देगी। तो क्या है मास्टर उसको बताएगा। आप समझना जरा क्या है यहां पर। अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा के अनुसार राज्य की परिभाषा। अब एक चीज जरा समझना, आप एक चीज जरा समझना कि यहां पर जो राज्य की परिभाषा आपको दिखाई पड़ेगी एकदम बिल्कुल अलग प्रकार की दिखाई पड़ेगी। कैसी? एकदम बिल्कुल अलग प्रकार की, लेकिन सबसे सटीक परिभाषा आपको यहां नजर आएगी। पूरे संविधान में जो आपको परिभाषा काम लेनी है, इस परिभाषा से काम लेनी है। तो यहां पर लिखना जरा, राज्य का आशय, राज्य का आशय, आशय उन सारी संस्थाओं से है, उन सारी
संस्थाओं से है जो जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित होती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से संचालित होती हैं, राज्य कहलाती हैं। राज्य, आगेगा मत, आराम आराम से समझना जरा, ये आखिर है क्या। हमने क्या लिख दिया, ये तो बिल्कुल एकदम अलग लिख दिया। तो नहीं, अलग नहीं लिखा है, समझना जरा। राज्य का आशय उन सारी संस्थाओं से है जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित की जाती हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। और राज्य की परिभाषा में जो भी संस्थाएं आएंगी, जैसे कि भारत का जो संसद है ना, वो राज्य है। भारत का जो राज्य विधानमंडल, राज्यों की जो राज्य विधानमंडल है, वो क्या है, राज्य है। एलआईसी क्या है, राज्य है। आपका यूपीएससी क्या है, राज्य है। यूपीपीसीएस जो लोक सेवा आयोग है, वो क्या है, राज्य है। बीसीसीआई क्या है, राज्य है। जो स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे नगर पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, ये क्या है, राज्य है। ये सब सारी संस्थाएं क्या हैं, राज्य हैं। और कहा जाता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि नागरिकों के सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, के विकास के लिए वह जो है कानून का निर्माण करें। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करें, सुरक्षा करें। राज्य का यह दायित्व होगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे बाधित ना हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विपरीत वो काम ना करें। ये राज्य की परिभाषा इस प्रकार की दी गई है। तो ये भी परिभाषा आपको लिखनी है। ये परिभाषा जब हम, हालांकि मौलिक अधिकार और आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से और भी चलेगा। तो यहां पर एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूं कि साहब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, समझिएगा जरा। एग्जाम्पल, यहां से थोड़ा सा एक ऑप्शन बड़ा अच्छा था यहां पर। क्या यहां पर स्प्रेड होगा, नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक। अब अगर मैं कहूं कि साहब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा, लिखना जरा। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे कि संसद, जैसे संसद, राज्य विधानमंडल, ठीक है ना, जैसे कैग, जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे एम्स, जैसे एलआईसी, जैसे एफसीआई, जैसे बीसीसीआई, ठीक है ना, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ये सब क्या है, राज्य हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनसे लोग जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल करें, जैसे यूपीएससी, ये भी क्या है, राज्य है। जैसे यूपीपीसीएस, ए संघ लोक सेवा आयोग, ए जो है लोक सेवा आयोग। तो यहां पर भी समझना जरा, यहां पर भी जनसंख्या होगी, यहां पर भी लोग इससे जुड़े हुए होंगे। इसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई प्रशासनिक ढांचा होगा, इसकी भी अपनी क्या होगी, संप्रभुता होगी। तो हुआ ना राज्य ए। तो इनसे कहा जाता है कि जो भी आपसे जुड़े हुए हों, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपसे जुड़े हुए हों उनका अहित नहीं होना चाहिए। उनके मूल अधिकारों की गारंटी आपका देना आपका क्या है, दायित्व है। साथ ही साथ उनके सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को साकार करने के लिए आप बेहतर से बेहतर कानून बनाएं, जो आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में दिया गया है। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पर पूरा डिटेल से ये बातचीत करेंगे। अभी आपको क्या लिखना है, अभी आपको अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत रहने वाली जो परिभाषा राज्य की है, और साथ ही साथ एक कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तो एक बार मेरे प्यारे भाई आप पूरा डिटेल से इसको लिख लें, और देन इसके बाद हम आते हैं राष्ट्र पे।
ठीक है ना। तो राज्य की परिभाषा को हमने पूरा पहले एकदम आसान और बृहद शब्दों में बताया, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बताया कि राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है। अब एक काम करें, आप हेडिंग डालें राष्ट्र। क्या हेडिंग डालेंगे आप? राष्ट्र हेडिंग डालेंगे। राष्ट्र, राष्ट्र, ये राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र क्या होता है? तो राष्ट्र को हम जानते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। नेशन कहते हैं। तो एक प्रकार के ये जो है कोई सीमा नहीं है, कोई संप्रभुता नहीं है, कोई सरकार यहां पे नहीं है। मजे की बात है कि एक विचारधारा है, एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। यह एक प्रकार की कल्पनात्मक विचारधारा है। यह क्या है? एक प्रकार की विचारधारा है, एक मनोवैज्ञानिक और एक जो है कल्पनात्मक विचारधारा है, जिसके अंतर्गत जो अपने जो है किसी समूह या संगठन की साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा परंपरा और साझा जो है ये अपने जो है भाषाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भाई राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है, तो आप यह बताओगे कि जो राष्ट्र होता है एक प्रकार का जो है मनोवैज्ञानिक और एक प्रकार का जो है भावनात्मक विषय है। लिखना जरा। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि भारत माता की जय, जब हम कहते हैं भारत माता की जय, राष्ट्र की अवधारणा। जब हम कहते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत तमाम जो है भाषाई विविधता है, तो हम राष्ट्र की अवधारणा पेश करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे देश की ये संस्कृति है, तो हम राष्ट्र की अवधारणा पेश करते हैं। जब हम झंडा को अभिव्यक्त करते हैं, तो हम राष्ट्र की अवधारणा को अभिव्यक्त करते हैं। इसको आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। जैसे हमारे यहां, जैसे अपने यहां मान लीजिए, या फिर तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत का अपना एक कल्चर है, अपनी एक भाषा है, अपनी एक संस्कृति है। तिब्बती लोगों की, जो दलाई लामा उसके प्रमुख थे, बेचारे इंडिया में हैं। अब समझना जरा, उनकी एक भाषा होगी, एक संस्कृति है, एक उनकी पहचान है, एक परंपरा है। लेकिन समस्या क्या है? वो राज्य नहीं है, वो राष्ट्र है। तिब्बती राष्ट्र हैं लेकिन राज्य नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, उनकी संप्रभुता नहीं है, जो कि चाइना के अधिकार क्षेत्र में वो आते हैं। किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? चीन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो जो राज्य, जो राष्ट्र होता है, वो एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक केवल विचारधारा है, जिसमें एक साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा परंपरा और साझा जो है भाषाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। ये क्या कहलाता है? राष्ट्र। लिखना जरा आप कि राष्ट्र एक प्रकार का, राष्ट्र एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विचारधारा है। भावनात्मक विचारधारा है, जिसमें जिसमें विचारधारा है, विचारधारा है जिसके समूह या संगठन में, या समूह या संगठन के अंतर्गत, समूह या संगठन के अंतर्गत साझा संस्कृति, साझा संस्कृति, इतिहास, साझा संस्कृति, इतिहास, लिखना जरा, साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा और 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 परंपराओं को अभिव्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, उसे
उसे राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से इसको समझने का काम करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, अभी अभी आपको राष्ट्र कहा, अभी क्या कहा? राष्ट्र। और इसमें बताया कि हमने साहब ये एक प्रकार का कैसा है? मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विचारधारा है। भावनात्मक क्या है? विचारधारा है। और जिस समूह या संगठन के अंतर्गत, समूह या संगठन के अंतर्गत उसकी साझा संस्कृति, उसकी साझा संस्कृति, इतिहास, भाषा और परंपरा ये मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। समझिए जरा। तो जो राष्ट्र है, आप कई ऐसे जो है राष्ट्र, अच्छा जैसे इंडिया, उसकी भी अपनी भाषा है, संस्कृति है, अपना जो है इतिहास है। ये राज्य के साथ साथ राष्ट्र भी हैं। लेकिन 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 कुछ ऐसे जो है राष्ट्र हैं जो राज्य नहीं हैं। जैसे हमने बताया उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, अच्छा यहां राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्र के एग्जाम्पल आप जो है इंडिया, पाकिस्तान, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। लेकिन आपको लिखना है कुछ ऐसे जो है राज्य हैं, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो राज्य नहीं हैं, जिनमें ये सब दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पर सरकार और संप्रभुता नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन उस समूह के अंतर्गत उनकी संस्कृति दिखाई पड़ेगी, इतिहास दिखाई पड़ेगा, भाषा दिखाई पड़ेगा, परंपरा दिखाई पड़ेगा। तो राष्ट्र तो हैं। जैसे कि हमने बताया कि साहब तिब्बती, 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 जैसे कुर्द, जैसे कुर्द है ना, पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र में जैसे कुर्द। अब यहां पर आपको समझना है कि तिब्बती लोगों की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपनी परंपरा है, लेकिन इनकी संप्रभुता और सरकार नहीं है, जो कि चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तिब्बती क्या है? विदाउट राज्य के राष्ट्र हैं, विदाउट राज्य के राष्ट्र हैं। ऐसे कुर्द हैं, कुर्द लोगों का भी ये है, तो यह भी जो है विदाउट राज्य के राष्ट्र हैं। बाकी राज्य और राष्ट्र कई सारे देश, जैसे अपना इंडिया है, जैसे अमेरिका है, जैसे जो है यूरोप के तमाम कंट्रियां हैं, तो राज्य के साथ साथ राष्ट्र भी हैं। लेकिन लेकिन कुछ ऐसे जो है राष्ट्र हैं जो राज्य नहीं है पर राष्ट्र हैं, क्योंकि ये सब सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं और वहां पर सरकार और संप्रभुता दिखाई नहीं पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि राज्य और राष्ट्र को लेकर के आप क्लियर कट हो गए होंगे। जब हम कहते हैं कि दिस इज माई कल्चर, तो हम राष्ट्र को अभिव्यक्त करते हैं। जब हम झंडा लहराते हैं राष्ट्र को, जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो हम राष्ट्र को अभिव्यक्त करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है, झंडा लहराते हैं, हम जो है इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं उसको। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्र और राज्य के बीच आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे। राज्य जो होता है एक प्रकार की वैधानिक और भौगोलिक विचारधारा होती है, जिसमें जनसंख्या, जिसमें भूभाग, जिसमें प्रशासनिक ढांचा, जिसमें सरकार और जिसमें जो है संप्रभुता मौजूद हो, राज्य कहलाता है। लेकिन जो राष्ट्र होता है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विषय केवल है, यह दिखाई नहीं देता, यह अमूर्त प्रकार की अवधारणा होती है, जो है अपनी साझा संस्कृति और परंपरा और भाषा को अभिव्यक्त कर ले, वो क्या कहलाता है? समूह राष्ट्र कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि राज्य और राष्ट्र को लेकर के अब आप क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं कल अपने पूरे सिलेबस के साथ, भारत के संवैधानिक विकास के साथ, एक एक चीज पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, चाहे मेंस हो या प्री। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।